अच्छा जी, आगे है हमारा अकाउंटिंग साइकिल। साइकिल मीन्स के जी बात एक जगह से ख़त्म होती है और एक जगह पे जाके कहाँ कहाँ पे जाके ख़त्म होती है, फिर अगली दफ़ा फिर वहाँ से एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक फिर उसका क्लोजिंग पॉइंट है। क्योंकि हमने ये बात की कि अकाउंट्स जो हैं वो बच्चे एक पीरियड के लिए बनाए जाते हैं, एक ख़ास वक़्त के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। तो उनको बनाने का जो सारा प्रोसीजर है उसको अकाउंटिंग साइकिल जो है वो डिस्कस करता है। ये पहला लफ्ज़ आपको नज़र आ रहा है, सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर, ठीक है जी। ये क्या है, आप इससे ऑलरेडी वाकिफ़ हैं। आप किसी भी शॉप पे जाते हैं और आप उन्हें कहते हैं जी जो कुछ मैंने ख़रीदा है मुझे काइंडली आप इसकी एक रसीद भी बना के दे दें। अमूमन जो लोग ड्राइवर वगैरह हैं, जब वो पेट्रोल डलवाते हैं तो वो पर्टिकुलरली पेट्रोल पंप से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें आप एक जो वाउचर है वो दे दें। ये एक बहुत छोटे लेवल की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर हम इसको अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जैसे बैंक है, बैंक आपसे कहता है जी आपने पेमेंट ली है या दी है, उसका वो आपको कोई ना कोई तरीकाकार है। पेमेंट लेने के लिए आपको चेक यूज़ करना पड़ता है, डिपॉजिट के लिए डिपॉजिट स्लिप बनाई जाती है, ठीक है। अब उस पर आप क्या कुछ फील करते हो, हर बंदा अपने हिसाब से उसको फील करता है। आप डेट मेंशन करते हैं, अपना नाम, अकाउंट, कितने पैसे हैं। एक रसीद बैंक खुद रख लेता है, एक रसीद वो आपको दे देता है। रीज़न, उसने जो कुछ आपके अकाउंट के साथ करना है वो इस डॉक्यूमेंट के बेस पे करना है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सोर्स डॉक्यूमेंट। तो जैसे हमें जिस कंपनी में है, ऑयल कंपनी है, तो इन्हें जब कोई आर्डर मिलता है तो वो उसका एक आर्डर एग्जीक्यूशन फॉर्म है, उसके ऊपर डिटेल आती है उस कस्टमर की जिसको चाहिए और जितना चाहिए, ठीक है। उसके मुताबिक पेमेंट को वेरीफाई किया जाता है, यानी कि बात शुरू ही तब होगी जब वो वाउचर आएगा। तो इस वजह से वाउचर को क्या कहा जाता है, सोर्स डॉक्यूमेंट, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट की बेस पे बात जो है वो आगे चलनी। सही हो गया जी। उसके बाद जो आपकी डे बुक वगैरह है, मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट जो है, जैसे सेल्स डे बुक है, परचेज डे बुक है, सेल्स रिटर्न डे बुक है, परचेज रिटर्न डे बुक है। इनमें यूं ही कोई एंट्री होती है उसको लिख दिया जाता है जी ये ट्रांजैक्शन हुई है, चीज़ गई है, चीज़ आई है, ख़रीदी है, बेची है, बेची हुई जो है वो हमें वापस की गई है, जो हमने ख़रीदी थी वो हमने किसी को वापस की है। वो उन सारी बुक्स जो बातें हैं उनको इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन ये तब है जब आप सिंगल एंट्री सिस्टम में हों, ठीक है। और ये बेसिकली फ़िलहाल कोई ऐसा इस्तेमाल नहीं होता। जब मैं कंपनी की बात करूँ, आम बिजनेस लाइफ से बात है, उसको यूज़ करते हैं। जैसे आपका कॉलेज है तो वो सिंगल एंट्री सिस्टम पे चलता है बुनियादी तौर पे। जो जो ट्रांजैक्शन होती जाती हैं वो पर्टिकुलर रजिस्टर में उनको पुट करते चले जाते हैं। अगर डबल एंट्री सिस्टम में हो तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है जनरल जर्नल, कि हम इस बात को एक डबल एंट्री की शक्ल में रिकॉर्ड कर देते हैं। मैंने अभी आपको डेबिट क्रेडिट नहीं पढ़ाया और अभी हमारा उसका कंसर्न भी नहीं है। बेसिकली डबल एंट्री है ये कि एक साइड को डेबिट किया जाता है, एक साइड को क्रेडिट किया जाता है। उसकी डिटेल में अभी हमें ज़रूरत नहीं है, उसके आगे जाके एंट्रीज आएंगी, बाकायदा उस पर चैप्टर्स हैं, तो तब हम डिस्कस करेंगे। मकसद फ़िलहाल ये है कि अकाउंटिंग में दो ही ट्रीटमेंट है किसी भी चीज़ के, उसको या तो डेबिट किया जाता है या उसको क्रेडिट किया जाता है। उसकी नेचर के अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग के रूल्स डिफाइंड हैं। तो हम एक जर्नल बना देते हैं, अमूमन डबल जर्नल एंट्री ही बोला जाता है। आम सादा लफ्ज़ों में एंट्री कहते हैं और वैसे ये है कि क्या कहलाती है, जर्नल एंट्री। ये सारा जो जर्नल है इसकी बेस पे आगे हम आ जाते हैं टी अकाउंट्स में। या कल हमने बात की थी लेजर की। लेजर क्या है, ये बेसिकली वो चीज़ है जिसको आप अकाउंट बोलते हो, कि एक तरह की सारी बातें एक जगह पे इकट्ठी कर दी जाती हैं। सेल्स की सारी इन्फॉर्मेशन सेल्स लेजर से मिल जाएगी, परचेज़ की सारी इन्फॉर्मेशन परचेज़ लेजर से मिल जाएगी, कैश की सारी इन्फॉर्मेशन कैश लेजर से मिल जाएगी, एसेट्स की एसेट के जो मुतलका अकाउंट्स हैं वहाँ से मिल जाएगी, ठीक है जी। तो टी अकाउंट भी कहते हैं, लेजर भी बोलते हैं, नॉमिनल लेजर भी बोलते हैं, जनरल लेजर भी बोलते हैं। डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है, बात एक ही है कि किसी एक चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया है। ये हम कहाँ से लेते हैं, अब तक कहानी क्या चली, आपने सोर्स डॉक्यूमेंट से डबल एंट्री की, ठीक हो गया।
और डबल एंट्री का मतलब है दो अकाउंट्स को आपने एक को डेबिट किया एक को क्रेडिट किया, और यहाँ पर जब आप आएंगे इस पर्टिकुलर जगह पे जिसको आप टी अकाउंट या लेजर बोलते हैं तो आप रेलिवेंट अकाउंट्स को कर देंगे। ये बिल्कुल आसान सी बात है, जब मैं इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला आपको कुछ डबल एंट्रीज करके दिखाऊंगा तो वो आपको आइडिया होगा कि ये बिल्कुल एक सिंपल बात है, कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जब हमारे पास जनाब सारे लेजर्स बन जाते हैं तो हम नेक्स्ट चीज़ अपनी बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या है बेसिकली कि आप अपने सारे लेजर्स को यहाँ पे इकट्ठा करते हो। हर लेजर का कुछ ना कुछ बैलेंस होता है, वो आइदर डेबिट होता है या वो क्रेडिट होता है। इसके भी बनाने के दो तरीके हैं, एक टोटल ट्रायल बैलेंस मेथड कहा जाता है, एक बैलेंस ट्रायल बैलेंस कहा जाता है। अगेन वो भी एक्स्ट्रा डिटेल है, अभी इसकी ज़रूरत नहीं। फ़िलहाल अकाउंटिंग साइकिल से पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि चीज़ सोर्स डॉक्यूमेंट से जर्नल में आई, जर्नल से आपने उसको लेजर में कन्वर्ट किया और ये अब समराइजेशन बेसिकली हो रही है। अब आपको लेजर में भी कैश का एक बैलेंस मिल गया, आपका जो है सेल्स का एक बैलेंस मिल गया, जो आपकी परचेजेज हैं उनका एक बैलेंस मिल गया, डिस्काउंट का मिल गया, डिफरेंट एक्सपेंसेस का मिल गया, डिफरेंट जो इनकम के सोर्स हैं उनके बैलेंस मिल गए। हम उन सारी बातों को यहाँ पर मेंशन करते हैं। इसकी एक साइड डेबिट होती है, वो डेबिट बैलेंस शो करती है, एक साइड क्रेडिट होती है, वो क्रेडिट। ट्रायल बैलेंस जो है उसका एंड पे बैलेंस इक्वल आना चाहिए, जितने डेबिट्स हैं उतने क्रेडिट्स होने चाहिए, क्योंकि जब आपने फर्स्ट टाइम जर्नल एंट्री की थी तो तब भी आपने जितना डेबिट किया था उतना क्रेडिट किया था। तो हम कभी भी ज़्यादा डेबिट और कम क्रेडिट या वाइस वर्सा नहीं करते। तो इसका मतलब है असूल ये है कि जब आप एंड पे अपने अकाउंट्स के सारे टोटल करें तो आपको एक फिगर ऐसा मिलना चाहिए जो कि जितना डेबिट है उतना ही क्रेडिट है। अगर ऐसे नहीं है तो आपका ट्रायल बैलेंस या वो मतलब अगर बैलेंस नहीं होता, इसका मतलब है आप ऊपर जर्नल या लेजर में कहीं ना कहीं गलती करके आए हुए। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद जब ये ट्रायल बैलेंस बन जाता है बाद औकात कुछ गलतियां रह जाती हैं जो कि अकाउंटेंट को, जैसे उसने 19 लिखना था 91 लिख दिया, 1 9 को 9 1 लिख दिया, ठीक है। बड़े फिगर जब आते हैं गलतियां लग जाती हैं। इसके अलावा यानी कि हम अभी फ्रॉड की बात नहीं कर रहे, हम आम सादा गलतियों की बात कर रहे हैं, तो वो बाद में डिस्कवर होती हैं। कुछ एडजस्टमेंट्स बाद में अचानक सामने आती हैं, उनको रेक्टिफाई करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी जो सेटिंग है वो करके हमें पहले हम एक ट्रांसफ़र जर्नल के वाया उसको एडजस्ट करते हैं, ठीक है। और हमारे पास क्या आ जाता है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, यानी कि करेंगे हम जो कुछ करेंगे अकाउंटिंग में काटे नहीं हैं, हम किसी चीज़ को काटते या डिलीट नहीं करते। गलती हो गई है तो आप उसको डबल एंट्री के ज़रिए ही ठीक करेंगे, ठीक है। यानी कि जो किया था उसके उल्ट कर दो। आपने 12 और 6 गलती से ऐड कर दिया, 18 बना दिया। अब आप 18 को काट के 12 नहीं बनाओगे, बल्कि आप 18 में से 6 निकाल के उसको वापस 12 बना दोगे। यानी जो एक्ट आपने किया था उसके अपोजिट एक्ट आप करेंगे और आप उसको, इसको हम मतलब रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। इससे हमें क्या मिल जाएगा, एक एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में हमारे मुतलका, हमारी ज़रूरत के मुतलका सारे अकाउंट्स मौजूद हैं। वही 5 कैटेगरीज हैं, ठीक है। कैपिटल है, एसेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है और एक्सपेंस है। यहाँ पर हमें वो सारा कुछ मिल गया। हमारा काम है, जो कल बात हुई फाइनल अकाउंट्स की, कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, या इनके पुराने नाम हैं बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम उसमें बैलेंस शीट में या जिस चीज़ का आइटम है, मतलब एसेट है तो ज़ाहिर सी बात है बैलेंस शीट में जाएगा, लाइबिलिटी है बैलेंस शीट में जाएगी, कैपिटल का आइटम है बैलेंस शीट में जाएगा, इनकम या एक्सपेंस से मुतल्लक है तो वो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएगा। ये बिल्कुल अभी सादा बातें हैं, अगर इतनी सादा होती तो अभी हम FA1 में ना होते। आगे आगे मतलब बड़ी लंबी चौड़ी कहानियाँ मौजूद हैं, लेकिन ये एक सादा सी बात है कि बात शुरू होती है सोर्स डॉक्यूमेंट से। वाउचर आपके पास आता है, वाउचर की बेस पे हम जो है वो एक जनरल जर्नल बनाते हैं, ठीक है। यानी कि एक डबल एंट्री पास करते हैं। कुछ ख़रीदा है तो जो ख़रीदा है वो उसकी बात करते हैं, अगर पैसे दे दिए हैं तो कैश को छेड़ेंगे, नहीं दिए तो जिसके पैसे देने हैं उसका नाम लिखेंगे। आगे उसकी बेस पे हम क्या बनाते हैं, आपका जनरल जर्नल बनाते हैं या लेजर बनाते हैं, जनरल लेजर बनाते हैं। और उसके बाद ट्रायल बैलेंस, कोई गलतियां निकल आए उन गलतियों को ठीक करके एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से हमारे पास फिर फर्दर जो है वो आपके फाइनल अकाउंट्स जो हैं वो बन जाते हैं। मज़ीद इस बारे कुछ पूछना हुआ तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। आगे जी इसमें जो की टर्म्स हैं, पहली बात है जी एसेट्स। अब हम थोड़ी डिटेल से बात करेंगे कि मैंने आपको कहा था कि हर वो चीज़
जो बिजनेस ऑन करता है, जिसके ऊपर क्लेम बिजनेस का है, वो बिजनेस का एसेट है। और उसकी शर्त क्या है कि उसकी जो एज है वो, या बेनिफिट का जो टाइम है वो 1 साल से ज़्यादा हो। ठीक है। अब ये कोई लाजमी नहीं कि 364 दिन है तो फिर एसेट नहीं है, और 366 दिन है तो फिर एसेट है, नहीं। ये एक पैरीमीटर है, एक अंदाज़ा है कि यार तक इसका जो बेनिफिट है वो काफ़ी अर्सा आपको मिलता रहेगा। ये मैंने आपको एग्जांपल दी थी चेयर्स की, टेबल की, दरवाज़ों की। ठीक है, फर्नीचर जो आपको नज़र आता है, बिल्डिंग्स नज़र आती हैं, मतलब ज़ाहिरन ये उम्मीद ये होती है कि आपको ये एक अरसे तक जो है वो बेनिफिट देते रहेंगे। बाइक की एग्जांपल आपके माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए कि बाइक जो है आप उसको रेगुलर यूज़ करते हो, बट वो आपका एसेट ही रहता है। रीज़न ये है कि आप उसको यूज़ करते रहें, ओवर द ईयर्स काम भी आती आएगी, और एट द एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ आपको जो पैसे हैं वो भी अपने वापस मिल जाएंगे। तो एसेट्स की किस्में क्या हैं? एसेट्स को बुनियादी तौर पे 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक को हम बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स, और एक को बोलते हैं करंट एसेट्स। नॉन करंट्स के लिए दूसरा जो नाम है वो फिक्स एसेट का है। ठीक है, तो फिक्स से आपको एक आइडिया हो जाता है बात का कि जो एक पर्टिकुलर जगह, मतलब जैसे फिक्स हों, जैसे ज़मीन है, बिल्डिंग है, लेकिन इसमें वो चीज़ें भी आती हैं जो कि आसानी से पैसे में कन्वर्ट नहीं होती। लाइक आपके पास गाड़ी है, माना वो 20 लाख की है, लेकिन क्या दुनिया एक लाइन लगा के खड़ी है कि जो ही आप जाएंगे तो वो ख़रीद लेंगे? नहीं, आपको निगोशिएट करना पड़ेगा, ढेर सारी ड्रामेबाजी हैं, आसानी से वो पैसे में कन्वर्ट हो जाएगी, फ़ौरन नहीं होगी। सेम चीज़ है, प्लाट है आपका, हो सकता है करोड़ों रुपए का प्लाट हो, लेकिन क्या फ़ौरन बिक जाएगा? कोई चक्कर नहीं है, थोड़ा सा वक्त उसमें लग जाएगा। इसी तरीके से मतलब आप बिल्डिंग हो गई, लैंड हो गई, हैवी व्हीकल्स हो गई, प्लांट हो गए, मशीनरी हो गई, ये चीज़ें पैसे में कन्वर्ट तो हो जाती हैं, लेकिन ज़रा वक्त लेके कन्वर्ट होती हैं। और अमूमन बिजनेस इसको इसलिए ले के रखा भी नहीं होता कि वो उसको फ़ौरन के पैसे में कन्वर्ट करना चाहते हैं। बिज़नेस असल में इन चीज़ों को अमूमन जो ले के रखता है वो इस्तेमाल के लिए। जैसे आपने फैक्ट्री में प्लांट वगैरह, फैक्ट्री के लिए जगह खरीदी आपने, जाहिर सी बात है फैक्ट्री बनाई है तो आप उसके लिए बिज़नेस कर रहे हो ना। अगर आपने फैक्ट्री बेच देनी है तो फिर तो अकाउंट्स बनाने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। तो जो प्लांट लगाए, जो मशीनरी लगाई, जो जगह खरीदी, जो बिल्डिंग खड़ी की, ठीक है, जो उसको फर्निश किया, ये सारा कुछ आपका लॉन्ग टर्म एसेट्स की कैटेगरी में आता है। ठीक हो गया। लेकिन इसको हम, ये पैसे में फ़ौरन कन्वर्ट होता भी नहीं, और बिजनेस एज सच इसको फ़ौर तौर पे कन्वर्ट करना भी नहीं चाहता। उसके बाद है आपका करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो हैं जो जल्दी लिक्विडेट हो सकें। लिक्विडेट होने का, लिक्विड होता है ना पानी, ठीक है, जैसे बर्फ़ पिघलती है पानी बन जाती है, तो हम कहते हैं कि जी कुछ चीज़ें हैं वो जल्दी पिघल जाती हैं, कुछ बड़ी, मसलन आपको लकड़ी पिघलाना पड़ जाए तो बड़ा काम ख़राब हो जाएगा, लोहा पिघलाना पड़ जाए बड़ी ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। उसके बरक्स आपको बर्फ़ को पिघलाना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं, आइसक्रीम को पिघलाना कोई मसला नहीं है। तो ये पिघलाने से मुराद हमारी क्या है, उसको लिक्विडेट करने से क्या मुराद है कि कितनी जल्दी कोई चीज़ पैसे में, जब हम अकाउंटेंसी या इकनॉमिक्स में लफ्ज़ लिक्विड यूज़ करते हैं उससे हमारी मुराद ये होती है कि वो कितनी जल्दी पैसे में कन्वर्ट हो सकता है। लाइक आपके पास फॉरेन करेंसी है तो आप जाएँ, आपके पास मार्केट मौजूद है, आपका जो रेट है उसके ऊपर फ़ौरन कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपके पास लाइक चेक वगैरह है किसी से आपको मिला है, ठीक है, तो आपको आप फ़ौरन उसको बैंक में जाके जो है कैश वगैरह करवा सकते हैं। इसके अलावा वो लोग जिन्होंने आपसे इसी साल में पैसे वापस करने का वादा किया होता है, वो आपके रिसीवेबल्स जो हैं अमूमन जो शायद ही कोई बिज़नेस हो जो 1 साल से ज़्यादा की टर्म देता है। ट्राई हर बिज़नेस की यही होती है कि जिसको उधार पे भी चीज़ बेचें तो वो उनको एज अर्ली एज पॉसिबल जो है वो वापस कर सकें। ठीक हो गया जी। तो फ़र्क क्या हुआ कि नॉन करंट एसेट्स वो हैं जो आसानी से पैसे में कन्वर्ट नहीं होते फौरी तौर पर, और जो बुनियादी तौर पे बिज़नेस इसलिए ले के रखे होते हैं उसने कि वो ये इन द लॉन्ग रन उसको यूज़ करना मतलब चाहता है। जो आपका करंट एसेट है वो क्या है कि जिसको बिज़नेस डे टू डे रनिंग में उसको उसकी ज़रूरत पड़ती रहती है ना। पैसा है, आपको चीज़ें ख़रीदनी है, आपको कुछ कैश चाहिए, ठीक हो गया। इसके अलावा डिफरेंट मतलब वो काफ़ी कुछ सामने आएगा हमारे जब हम इसकी भी डिटेल में जाएंगे। तो बुनियादी तौर पे जो अमूमन कैश बैंक वगैरह है
आपका जो स्टॉक आपके पास पड़ा होता है उसको हम इस कैटेगरी में लेते हैं। इसके भी डेफिनेशन किसी हद तक वही बनती है कि जिसका जो साल से कम अरसे में, ठीक है, आपके इस्तेमाल में आके तो वो निकल जाता हो, कन्वर्ट हो जाता हो पैसे में, ठीक है, जैसे ये स्टॉक है। अब स्टॉक है तो अगर सर्विस वालों के पास कोई 1500 जोड़े पड़े हुए हैं जूतों के, तो ये तो नहीं कि वो कल कन्वर्ट हो जाने, लेकिन चांस दिया कि इस साल के अंदर अंदर वो आसानी से जो है वो उनको कर देगा। लॉन्ग टर्म जो है वो है जैसे सर्विस की शॉप है, तो वो तो नहीं ना उसको फ़ौरन बेचना चाहते, वो तो उनका मकसद है उसको ले के चलना, ठीक है। तो कोई स्ट्रिक्ट डेफिनेशन नहीं है कि वो फौरी तौर पे बिकने और ना बिकने की। असल में थोड़ा सा जो असल डिफरेंस है वो ये है कि जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं वो अमूमन बिजनेस यूज़ के लिए होते हैं। जैसे मशीन है कुछ प्रोड्यूस करने के लिए, आपने बेचने के लिए रखी नहीं हुई। एक बंदा देखे ना, एक बंदा जनरेटर खरीदता है, वो घर के लिए खरीद रहा है, वो बेचने के लिए नहीं लेके आ रहा, ठीक हो गया, उसका ये नॉन करंट एसेट है। उसके बाद से एक बंदे की दुकान है जनरेटर्स की, वो बेचता है उनको, उसका वो करंट एसेट है, उसका वो स्टॉक है, वो लाए इसलिए है कि उनको बेच सके, ठीक है जी। तो इस सेंस में कोई चीज़ की ज़ाहरी जो हैसियत है वो सिर्फ डिफ़ाइन नहीं करती कि वो लॉन्ग टर्म एसेट है या कि शॉर्ट टर्म में। एग्जांपल्स आपको उसमें दी हुई हैं कि नॉन करंट एसेट्स में लैंड आती है, बिल्डिंग आती है, व्हीकल है, फर्नीचर है, फिक्सचर फिटिंग है, कंप्यूटर प्लांट मशीनरी वगैरह। और करंट में आपके पास कैश है, कैश एट बैंक है, और डेटर्स वो लोग होते हैं जिन्होंने आपके पैसे देने होते हैं, जिन्हें हम रिसीवेबल्स बोलते हैं, ठीक है। और स्टॉक जो सामान आपके पास से एंड पे बच जाता है, जैसे एक करियाने वाले के पास जाते हैं, उसने ढेर सारा सामान सामने रखा होता है, ढेर सारा स्टोर में रखा होता है, हम ये कहते हैं कि ये सारा स्टॉक जो है ये करंट ही है, क्योंकि उसका मकसद ये है कि वो साथ साथ जो उनको बेचता चला जाए। लाइबिलिटी क्या होती है? हमने कहा जी हर वो चीज़ जिसके ऊपर जो बेशक हमारे इस्तेमाल में है लेकिन उसके ऊपर क्लेम किसी और का है। बेशक वो इस्तेमाल बिजनेस कर रहे हैं लेकिन उस चीज़ के ऊपर क्लेम, जैसे आप बैंक से लोन लेते हो, आप 10 लाख रुपए लेके आ गए, हैं किसके? हैं तो बैंक के, आप यूज़ कर रहे हो, कुछ टर्म्स हैं उनके ऊपर, वो जो भी टर्म्स हैं, ठीक है, वो आगे हम कहानी पढ़ेंगे कि बैंक किन टर्म्स पे देता है और उन बातों को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, उनमें फिर करंट और हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ वगैरह की कहानी आएगी। फिलहाल बात इतनी है कि कोई भी चीज़ जिसके ऊपर क्लेम किसी और का है और इस्तेमाल उसको बिजनेस कर रहा है, ठीक हो गया। ये दो शर्तें हैं कि बिजनेस के इस्तेमाल में हो चीज़ और उसके ऊपर क्लेम किसी और का हो, और जाहिर सी बात है फिर आपने उसको वापस करना है, तो वो आपकी क्या है? लाइबिलिटी है। अच्छा, अब ज़ाहिर है वापस कैसे करेंगे? आपको कोई ना कोई, अमूमन हम के पैसों की शक्ल में लाइबिलिटीज उतारते हैं, कैश वापस कर देते हैं, या बाज़ औक़ात हम किसी को कहते हैं अच्छा जी हमने आपके इतने पैसे देने थे, हमारे पास फलाना एसेट है जिसकी उतनी ही वर्थ है, तो आप बेशक वो ले लें। मकसद ये है मेरे भाई कि आपने उनको वापस तो करना है ना, ठीक है। तो ये आपकी क्या है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज़ भी दो तरह की हैं, एक को हम नॉन करंट या लॉन्ग टर्म, नॉन करंट या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ कहते हैं, और दूसरी को हम शॉर्ट टर्म या करंट लाइबिलिटीज़ कहते हैं। इनमें भी वही डिफरेंस है कि जो आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं वो हैं जो कम से कम 1 साल में आपको नहीं वापस करनी है। जैसे आपने बैंक से 5 साल के लिए लोन ले लिया, आपने कहा जी मैं आफ्टर 5 ईयर्स वापस कर दूंगा, तो ये मैं इस साल मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि यार वो बैंक से 20 लाख रुपया लिया और वापस करना है। तो ये मेरी क्या है? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी है, वापस मैंने करना है, लेकिन कब करना है? 5 साल के बाद करनी है। 2 साल हो सकती है, 1.5 साल हो सकती है, मैंने इस साल में नहीं देनी, 12 माह से कम अरसा है, तो ये मेरी क्या कहलाती है? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी कौन सी है? जो इन्हीं 12 माह के अंदर अंदर ड्यू है। मसलन मैंने किसी से वादा किया हुआ जी मैं आपको 6 महीने बाद आपको जो पैसे हैं वापस कर दूंगा, मैं बैंक से 3 महीने के लिए कोई जो है वो लोन ले लेता हूँ। इसकी बैंक की जो मशहूर एग्जांपल है वो ओवरड्राफ्ट की है। मसलन मेरे अकाउंट में है 2000 रुपया, और आप मेरे पास आप आते हो और आप कहते हो सर आपने मेरा 2200 रुपया देना था, मैं कहता हूँ यार चेक बना देता हूँ, बैंक चले जाओ और वहाँ से निकलवा लो। अब जब वहाँ पे जाते हो आपके पास चेक है 2200 रुपये का, और मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं? 2000 रुपये। मुझे वो कॉल करता है, कहता है सर आपका बंदा आया लेकिन आपके अकाउंट तो बिल्कुल खाली है, उसमें सिर्फ 2000 है। मैं उसे कहता हूँ मेरे भाई आप एक काम करें, आप इसको 2200 दे दें, मैं नेक्स्ट डिपॉजिट जब करवाऊँगा तो आप मुझे मेरा 200 रुपया काट लीजिएगा,
ठीक हो गया। अब बैंक ने मेरे भी हाथ पे आपको दे दिए, लेकिन मैंने वो 200 रुपया अभी बैंक को एक्स्ट्रा वापस करना है। मतलब रूटीन में बैंक अंधाधुंध ऐसे नहीं करता, वो तभी करता है अगर वो उसकी कोई आपके साथ जो है वो पहले से कस्टमर रिलेशन इस तरह स्ट्रांग हैं कि उसको टेंशन नहीं है कि इतने थोड़ी बहुत अमाउंट। मैं तो बहुत छोटी एग्जांपल दे रहा हूँ, थोड़ी सी हैवी भी हो सकती है, हज़ारों रुपये में हो सकती है कि जो पेमेंट है वो बैंक डिपेंड करता है कि बैंक का उस कस्टमर के साथ रिलेशन कैसा है। अगर बैंक कॉन्फिडेंट है कि जी कोई मसला नहीं है, जितना भी है ये दे देगा, तो बैंक ज़्यादा भी देने को तैयार है। लेकिन अगले डिपॉजिट पे बैंक आपसे ये पैसे ले लेगा या आपको टर्म बता देगा कि इतने अरसे के अंदर अंदर मेरे पैसे जो हैं वापस भेजो। इसको बैंक ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, ये करंट लायबिलिटी है। इसके अलावा आप लॉन्ग और करंट की एक और अच्छी एग्जांपल ये बन सकती है कि आपने बैंक से ये लोन लिया 5 साल के लिए। मैं सपोज करता हूँ कि आपने बैंक से 5 साल के लिए 5 लाख रुपए ले लिए। अब बैंक इतना नेक तो नहीं कि वो आपको ये कहे कि आज आप मुझसे 5 लाख ले लें और 5 सालों बाद मुझे 5 लाख वापस कर दें। वो तो आपसे इंटरेस्ट लेगा, जिसको हम फाइनेंस कास्ट बोलते हैं। ठीक है, तो बैंक क्या कहता है जी आप मुझे ये पैसे तो दोगे 5 साल बाद, लेकिन मेरा इसके ऊपर इंटरेस्ट फर्ज करें वो आपसे कहता है मुझे सालाना 20 लाख रुपये चाहिए, हर साल मुझे आप कितने पैसे दोगे इंटरेस्ट की शक्ल में? 20,000। तो ये 20,000 आपने हर साल देना है, तो हर साल में आप इसको शो किया करेंगे अपनी करंट लाइबिलिटी के तौर पे। तो असल रकम जो रहती है जो कि 5 लाख है वो क्या कहलाती है? आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। और आपको इस साल उसको लिखने की ज़रूरत है, उसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं। 20 लाख रुपया जो है जो आपने हर साल पे करना है वो आपकी करंट लाइबिलिटी है, क्योंकि वो हर साल ड्यू हुआ करेगी। ठीक हो गया, तो वो आपकी क्या है? करंट लाइबिलिटी। उसकी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत है जी। उसके बाद है जी कैपिटल। कैपिटल क्या है? मैंने आपको कहा कि वो सरमाया, वो चीज़, कोई चीज़ जो बिजनेसमैन बिजनेस में लेकर आता है वो क्या कहलाता है? कैपिटल। ठीक है, जो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, कैश हो सकती है, कोई नॉन करंट एसेट दे सकता है। देखिए एक बंदा अपने घर को कन्वर्ट कर देता है एक ऑफिस में, एक उसका जो पोर्शन है। ठीक हो गया, तो जाहिर सी बात है अगर कोई पार्टनर आता है साथ में, तो वो ये वाला बंदा जो जो जिसने पहले बिज़नेस शुरू किया और अपने घर से शुरू किया है, तो वो कहेगा कि भाई मेरा ये जो फलाना कमरा है अगर ये बिज़नेस के तौर पे यूज़ होना है तो इसका इतना रेंट बनता है। ठीक हो गया ना, उसको हाफ़ करो मेरे साथ, या जो भी वो आपस में उसको करते हैं। मकसद ये है कि बिज़नेस में लाजमी नहीं कि सिर्फ आप पैसा लेके आएँ, हो सकता है आप अपनी पहले जो 3-4 मोबाइल हैं उनको बेचने से शुरू करें और एक दुकान बना लें। तो वो जो 4 मोबाइल आप लाए वो भी जो छोटी सी इन्वेस्टमेंट है जो आपके अपने इस्तेमाल में थे, और अब आपने उसको कन्वर्ट कर दिया बतौर एक कमोडिटी के अपनी शॉप के अंदर। तो उसके बाद है जी रेवेन्यू। रेवेन्यू बच्चे ये है कि इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, सेल, इंटरेस्ट, रेंटल इनकम वगैरह वगैरह। मकसद ये है बिज़नेस जो कुछ कमाता है। रेवेन्यू क्या है? बिज़नेस जो कुछ कमाता है वो बिज़नेस का क्या कहलाता है? रेवेन्यू कहलाता है। अर्निंग आप समझ लें इसको आम सादा ज़ुबान में। एक्सपेंस क्या है? इस रेवेन्यू को कमाने के लिए जो खर्चे बिज़नेस को करने पड़ते हैं ना, उन्हें एक्सपेंस कहा जाता है। आपको रेंट देना पड़ता है जगह का, बिजली का बिल है, टेलीफोन का बिल है, इंश्योरेंस है, लोगों को सैलरियाँ देनी पड़ती हैं, वेजेस हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सारा कुछ जो है ये किस कैटेगरी में आता है? एक्सपेंस में। उसके बाद है जी ड्राइंग। ड्राइंग कैपिटल का उल्टा है। जैसे बिजनेसमैन बिजनेस में कुछ लेके आए जिसको कैपिटल बोलते हैं। जब बिजनेसमैन बिजनेस से कुछ निकालता है ज़ाती इस्तेमाल के लिए, बिजनेसमैन बिजनेस में से कुछ निकालता है ज़ाती इस्तेमाल के लिए, तो वो क्या कहलाती है? ड्राइंग कहलाती है। जैसे किराने वाला अपनी दुकान में से साबुन घर के लिए लेके चला जाए तो उसका बिका तो नहीं ना, लेकिन बिजनेस से चला गया, तो जैसे बिजनेस में कुछ लाया था वो कैपिटल था। जब बिजनेस से कुछ निकालेगा तो क्या कहलाती है? ड्राइंग कहलाती है जी। आगे है प्रॉफिट। हम बात कर चुके हैं जितना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होगा वो आपका प्रॉफिट है, जितना कम होगा उतना वो आपका लॉस है। डेटर या रिसीवेबल वो बंदा है जिसने बिज़नेस से कुछ परचेज़ किया है, बिज़नेस ने उसके आगे कुछ सेल किया है, लेकिन अभी तक उसने हमें पैसे नहीं दिए। ठीक हो गया, जिस बंदे ने हमारे, यानी कि हम कौन है? हम बिज़नेस हैं, जिस बंदे ने बिज़नेस के पैसे देने हैं वो बंदा हमारा क्या कहलाता है? डेटर कहलाता है। तो क्रेडिटर कौन होगा? वो बंदा जिससे हमने कुछ लिया और अभी तक हमने उसको पैसे नहीं दिए। ठीक हो गया,
तो जिससे बिजनेस कुछ परचेज करे और अभी तक पेमेंट नहीं की, वो हमारा क्या कहलाता है, क्रेडिटर या पेबल। अब ट्रेड डेटर क्या है, ठीक है, कि अ पर्सन हु ओव्स द बिजनेस मनी फॉर डेट्स इनकर्ड इन द कोर्स ऑफ ट्रेडिंग ऑपरेशन, ठीक है। मतलब ट्रेड अमूमन हम जब बात करते हैं, जब सादा रिसीवेबल कह दें तो उसका मतलब है उसने किसी भी एंगल से बिजनेस के पैसे देने हैं, ठीक है, उधार लिया है वो वापस करना है उसने, तो वो भी तो हमारा तो रिसीवेबल ही है। लेकिन जब ट्रेड रिसीवेबल होगा तो ये उस प्योर सेंस में है जब इन पर्टिकुलर उसने हमसे कुछ खरीदा है, ठीक है। इन दोनों में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, ट्रेड डेटर्स में और ट्रेड डेटर्स में माइन्यूट सा डिफरेंस है। दोनों ने हमारे पैसे देने हैं। डेटर एक जनरल टर्म है और उससे मुराद है कि उसने बिजनेस के पैसे देने हैं, किस सिलसिले में देने हैं वो हमारा कंसर्न नहीं है। ट्रेड डेटर इन पर्टिकुलर वो बंदा है जिसने बिजनेस के सिलसिले में, बिजनेस की जो सेल है कुछ उसने हमसे ख़रीदा है लेकिन अभी तक उसने हमें पैसे नहीं दिए, वो हमारा क्या कहलाता है, ट्रेड डेटर कहलाता है। क्रेडिटर वो बंदा जो इन जनरल जिसके हमने पैसे देने हैं, जैसे हम बैंक है, बैंक हमारा क्रेडिटर हो सकता है अगर हमने वैसे ही उससे कुछ लोन वगैरह लिया और हम कह रहे हैं कि बाद में वापस कर देंगे। ट्रेड क्रेडिटर वो बंदा होगा जो इन पर्टिकुलर, ठीक है, बिजनेस ने उससे कुछ ख़रीदा है लेकिन अभी तक उसको पैसे नहीं दिए, तो ट्रेड पेबल या क्रेडिटर। अब याद रखना है कि जिस लफ्ज़ के साथ रिसीवेबल आ जाए वो आपका एसेट होता है। इंटरेस्ट रिसीवेबल है, रेंट रिसीवेबल है, ये जो आपके ट्रेड रिसीवेबल हैं, ये सारे आपके करंट एसेट्स होते हैं। जिसके साथ लफ्ज़ पेबल लग जाए वो चीज़ आपकी लाइबिलिटी है, ठीक हो गया। जैसे आप जो है कोई भी चीज़ खरीदते हैं और आपने उसके अभी तक पैसे नहीं दिए, वो आपके क्या कहलाते हैं, ट्रेड पेबल्स या क्रेडिटर्स। और जितने भी ट्रेड पेबल होते हैं वो हमारी करंट लाइबिलिटी होते हैं। सादा पेबल लाजमी नहीं कि हमारी करंट लाइबिलिटी हो, क्यों, क्योंकि बैंक भी हो सकता है, कोई बड़े लेवल का बिजनेस हो सकता है जिससे हमने हैवी किस्म की चीज़ें खरीदी और हमने कहा है जी हम आपको फौरी तौर पे पैसे सारे नहीं दे सकते, साल की किस्त बना लें, कुछ इस तरह का बना लें, तो वो उसमें जो किस्त हुआ करेगी वो करंट लाइबिलिटी होगी। जो बाकी मेजर पोर्शन रहता है वो लॉन्ग टर्म। मसलन हम एक जगह है वो ख़रीदते हैं करोड़ रुपए की और हम उन्हें कहते हैं जी हम आपको 4 सालों में 25-25 लाख करके दे देंगे, तो हम उसको यूं मेंशन करेंगे कि जी 25 लाख करंट लाइबिलिटी है और हमारी जो 75 लाख रुपए है वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। वो 75 कैरी हो जाएगी अगले साल, 25 इस साल ख़त्म हो जाएगी जब आप उसको पे कर दोगे, और एंड सो ऑन। इसकी इनमें से जो जमा तफरीक की बातों की समझ ना आए उनसे परेशान नहीं होना, क्योंकि वो भी हमने करना नहीं शुरू किया। हाँ, अगर आपको ये पता ना चले कि ये जो लफ्ज़ बोला है ये है क्या, करंट लाइबिलिटी है क्या, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है क्या, अगर आपको इनमें प्रॉब्लम आए तो वो आपने उसके बारे में इससे क्वेश्चनिंग करनी है। जो ये जो बाकी बातें मैं करता हूँ, बाद वक्त मैं कहता हूँ, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी है करंट की और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी की, तो उसमें इतना इतना है, तो उसकी अभी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि अभी हम तो डबल एंट्री में नहीं गए, तो ये तो बातें बड़ी आगे की हैं। ठीक है जी, तो अल्लाह हाफिज़।